आज हम लास्ट न्यूमेरिकल पेपर स्टार्ट किया था वही कंटिन्यू करेंगे और वो कंटिन्यू करने के बाद हम आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट स्टार्ट होगा हमारा। बेटा न्यूमेरिकल लास्ट कल पढ़ रहे थे हम। A cylindrical copper wire in a cylindrical steel wire, each of length 1.5 meter and diameter 2 millimeter, are joined one end to form a composite wire of 3 meter long. जरा और से देखिएगा बच्चों, आपके पास एक स्टील वायर है और साथ आपके पास है क्या, एक कॉपर वायर। जिन दोनों की लेंथ सेम है, आपने उनको ज्वाइन करके कंपोजिट वायर बनी। कॉपर वायर की लेंथ ऑफ कॉपर वायर 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.5 मीटर। टोटल लेंथ दोनों की हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर। दोनों को जब कंपोजिट आपने बना दिया, टोटल लेंथ हो जाएगी 3। डायमीटर दोनों का सेम है और वो है 2 मिलीमीटर। अब क्या किया, द वायर इज लोडेड, मीन वायर के साथ यहाँ पे लोड लटका दिया। लोड लटकाने से क्या हुआ, लोड लटकाने से लेंथ में चेंज आया। अब जो लेंथ होगी लोड लटकाने के बाद 3.003 मीटर। लोड लटकाने के बाद वायर की लेंथ चेंज हुई। अब टोटल है क्या, टोटल की बात कहा कि दो वायरें कॉपर की है एक स्टील की, दोनों को जोड़ के कंपोजिट वायर बनाई। दोनों एक की लेंथ भी 1.5 मीटर, दूसरे की 1.5 मीटर। टोटल लेंथ कितनी की 3 मीटर। आपने लोड लटकाया, लेंथ चेंज हो गई। चेंज होने के बाद अब चेंज प्लस पहले वाली टोटल लेंथ इतनी है, तो चेंज कितनी हो गई, यानी 3 पहले थी 3.003 मीटर हो गई, तो दैट इज चेंज होगी 0.003 मीटर। वायर की लेंथ चेंज हो गई। लोड लटकाया, फोर्स लगाई आपने, स्ट्रेस प्रोड्यूस किया आपने। अच्छा जी, कैलकुलेट द। अच्छा, अब एक बात याद रखें बच्चे, जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, आप लेट से 10 लेट कर लेते हैं, आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। उस 10 न्यूटन से एक्सटेंशन, चूंकि दोनों अलग अलग वायर हैं वो के जोड़ी हुई है, कॉपर की इलास्टिसिटी और स्टील की इलास्टिसिटी सेम नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर की और है, स्टील की और है। दोनों में अगर आप ये करेंगे, क्या फोर्स सेम लगाएंगे, तो दोनों में चेंज इन लेंथ डिफरेंट होगी। यानी टोटल जो चेंज इन लेंथ है ये है, इसमें से स्टील और कॉपर दोनों की ये है टोटल। तो कॉपर की अलग, यानी कॉपर और स्टील की चेंज इन लेंथ की रेशियो फोर्स लगाई थी वो कितनी, फोर्स जो लगाई आपने, जो टेंशन प्रोड्यूस हुई दोनों में, तो फोर्स लगाने से दोनों में सेम टेंशन प्रोड्यूस होगी। फोर्स दोनों पे सेम लगेगी, लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट कॉपर पे अलग और स्टील पे अलग पड़ेगा। अब जरा देखिएगा, लेंथ ऑफ कॉपर वायर 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.5 meter. Let L is the total length, then total length is 3 meter.
लगता है। सर उनका भी तो नेट इंपॉर्टेंट है ना सर, हमारा तो नहीं है। आप इधर चेक, इधर ओके होना चाहिए, आगे बच्चे जाने बच्चों का काम है, इधर ओके होना चाहिए शुद्ध। ठीक है, इधर चेक करने वाले देख मोबाइल पे। अच्छा जी, टोटल लेंथ आ गई 3 मीटर। बेटा अब लेंथ जब आपने लोड लटकाया तो अब लेंथ होगी कितनी, 3.003 मीटर। यानी टोटल चेंज इन लेंथ कितनी आई, टोटल चेंज इन लेंथ कितनी आई, टोटल चेंज इन लेंथ आ गई बेटा, ये आ गई हमारे पास 3.003 मीटर माइनस 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.003 मीटर। ये यूं समझ लें बेटा कि पहले लेंथ थी 3 मीटर, चेंज होने के बाद अब टोटल लेंथ इतनी है, चेंज कितनी होगी, अब वाली माइनस पहले वाली। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन। एक और चीज इंफॉर्मेशन गिवन है कि यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर भी गिवन है और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील भी गिवन है। कॉपर का यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻⁴ 1.2 × 10⁻11। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर भी गिवन है, कितना है 1.2 × 10⁻11 पास्कल ही है, 11 पास्कल। और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील भी गिवन है 2 × 10⁻11 पास्कल। ये बताएं किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, स्टील का। इसका मतलब है सेम फोर्स लगाने से स्टील की लेंथ में चेंजिंग कम आएगी, कॉपर की लेंथ में चेंजिंग ज्यादा आएगी। आप यूं कह सकते हैं कि टोटल जो चेंज आई है ये, इसमें से ज्यादा कॉपर की आई है, थोड़ी सी कम आई है किसमें, यानी टोटल दोनों की चेंज इतनी है, इसमें से कुछ चेंज कॉपर के कुछ स्टील की है, कॉपर की ज्यादा होगी स्टील की कम होगी। अच्छा जी, अच्छा अब पूछता क्या है, पूछता ये है हमसे कि कैलकुलेट करें स्ट्रेन इन कॉपर। स्ट्रेन इन कॉपर के लिए यहीं लिख देता हूं, हमारे पास क्या होना चाहिए, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर। स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन स्टील के लिए चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील। अब बेटा कॉपर में स्ट्रेन निकालना है तो उसके लिए कॉपर की लेंथ तो पता है हमें, लेकिन कॉपर में चेंज इन लेंथ कितनी आई नहीं पता। इसका मतलब है ये अगर चेंज इन लेंथ निकाल लें फिर हमारे लिए स्ट्रेन इन कॉपर निकालना मसला नहीं है। चेंज, अच्छा स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन स्टील निकालने के लिए, सॉरी ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील तो हमारे पास है लेकिन चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील नहीं है, वो निकालनी। तो यहां से जो इश्यू हमारे लिए बना वो ये है, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर और चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील पे हमने काम करना है। यानी ये चीज बहुत आसान है अगर चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर और स्टील हो। सो हमारी जो इस टॉपिक में, इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन है वो यही है, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर और चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील का मसला है। और दूसरी चीज क्या पूछी है, फोर्स जो लोड लगाया है, फोर्स बताओ। अच्छा बच्चों यहां मैं बल्कि यहीं लिख देता हूं, बाद में रब करने की जरूरत पड़ेगी, इधर लिख देता हूं। इधर देखिए फोर्स पूछी है, वो बताओ कितना लोड लगाया है। फोर्स जो भी लगाई वो उतनी सेम लगी, कॉपर पे भी सेम लगी, स्टील पे भी। फोर्स के लिए फार्मूला Y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमने पढ़ा हुआ है, टेंसाइल यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेस की जगह फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन की जगह चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब फोर्थ टर्म फर्स्ट बन जाएगी, y इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय, बल्कि एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल एल। जरा और से देखें,
y इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल एल। इसका मतलब है फोर्स के लिए यंग मॉडुलस एरिया और एल और डेल एल से निकाल लेंगे आप। सो फोर्स के लिए भी हमारे पास, बल्कि यहां थोड़ा सा लिख ही देता हूं, y इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल एल। यहां से फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, ये सारा इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए डिवाइडेड बाय वाई ए डेल एल, वाई ये आ गया, ए ये आ गया, डेल एल ये डिवाइडेड बाय एल। बेटा जरा इस फार्मूले पर गौर से देखें, आपने कहा फोर्स निकालनी है, फोर्स के लिए फार्मूला कौन सा यूज करें, यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू ऊपर लेके गया, फिर ये हुआ कि यहां से मैंने फोर्स निकालने की सारा इधर लिया। बेटा अगर आपने यंग मॉडुलस स्टील का पुट करना है तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील पुट करनी है, क्योंकि एरिया और लेंथ ऑफ स्टील क्या है, एरिया और लेंथ, कॉपर की भी उतना ही एरिया है, स्टील का भी सेम एरिया है, लेंथ ऑफ कॉपर भी वही है, लेंथ ऑफ स्टील भी वही है। सो फोर्स निकालनी है तो वाई अगर कॉपर का पुट करते हैं तो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर पुट करेंगे, वाई अगर स्टील का पुट करते हैं तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील पुट करेंगे। जिसका वाई ज्यादा उसकी डेल एल कम, जिसका वाई कम उसकी डेल एल ज्यादा, प्रोडक्ट सेम, यानी फोर्स निकालने के लिए फोर्स दोनों पे सेम लगेगी। आप चाहे कॉपर के लिए निकालें या किसके लिए निकालें, स्टील के लिए निकालें, दोनों के लिए क्या निकलेगी, फोर्स सेम निकलेगी। बेटा मैंने ये फार्मूला आपके सामने रखा, लेकिन इस फार्मूले को मैं अब लिख लें बच्चों, फार्मूला ये फोर्स के लिए फोर्स निकालनी है, फोर्स के लिए y स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस की जगह वैल्यू, स्ट्रेन की जगह वैल्यू, और फिर स्ट्रेन को ऊपर लेके चले गए एल को, ये फार्मूला बना। लिख लें बच्चों, और लिखने के बाद मुझे ओके का मैसेज कर दें, क्योंकि ये रब करना है मैंने बच्चों इस वास्ते कि न्यूमेरिकल लंबा है ये खासा। एक चीज मैं इधर डेटा में छोड़ आया हूं, ओके जी, एक चीज इधर छोड़ आया हूं मैं बच्चों, वो इधर मैं लिख रहा हूं, डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल टू क्या, 2 मिलीमीटर गिवन था, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, दैट इज डायामीटर इज इक्वल टू 0.002 मीटर। ये खैर तो मसले वाली बात नहीं, बुक मौजूद है। तो अब बच्चों हमने निकालना क्या था इस सारे सीन में, दूसरी चीज क्या निकालनी थी, फोर्स। तो फोर्स के लिए इधर ही लिख देता हूं, फोर्स के लिए फार्मूला है हमारे पास वाई ए डेल एल डिवाइडेड बाई एल। नंबर कोई नहीं दिया हुआ स्टार यहां तक, तो इसलिए है कि चलाते नंबर के बगैर। वाई अगर कॉपर का तो डेल एल भी कॉपर का, वाई अगर स्टील का डेल, तो पता ये चला, मसला ये बन गया हमारे लिए कि हमें फोर्स निकालने के लिए भी इशू किसका बन गया, डेल एल का, स्ट्रेन निकालने के लिए भी इशू किसका बन गया, डेल एल ऑफ कॉपर, स्ट्रेन एंड स्टील निकालने के लिए भी किसका मसला, डेल एल ऑफ स्टील। तो बाकी सारी चीजें गिवन है, इस न्यूमेरिकल में जब तक डेल एल नहीं निकाल पाते आप तब तक आपके लिए मसला है। नाउ फॉर डेल एल, डेल एल के लिए मैं ये यूनिट भी कर देता हूं इधर से ताकि जगह बन जाए। डेल एल के लिए क्या निकालना बच्चों, सबसे पहले डेल एल, डेल एल ऑफ कॉपर और डेल एल ऑफ स्टील। तो सिंस वी नो दैट एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल एल बाय एल, हम किस तरफ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बच्चों, डेल एल ऑफ स्टील और डेल एल ऑफ कॉपर। बेटा इस फार्मूले में फॉर स्टील क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ, बल्कि लिख लें सिंस वी नो दैट फोर्स इज दिस, लिख लें फॉर स्टील, फॉर स्टील, फॉर स्टील बन जाएगा एफ इज इक्वल टू वाई ऑफ स्टील ए डेल एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील। लिख देता हूं वरना शायद सेम है,
एंड लिखें फॉर कॉपर एफ इज इक्वल टू वाई ऑफ कॉपर ए डेल एल कॉपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉपर। बेटा चूंकि दोनों का डायमीटर सेम है, एरिया भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। दोनों की लेंथ भी सेम, डायमीटर भी सेम, एरिया भी क्या होगा, सेम। बच्चों मैंने फार्मूला फॉर फाइंडिंग डेल एल जो फार्मूला यूज किया वो ये था। इस फार्मूले में फोर्स फॉर स्टील, फोर्स फॉर कॉपर, चूंकि दोनों सेम यानी इकट्ठी ज्वाइन की हुई है, जब भी फोर्स लगाएंगे फोर्स दोनों पे क्या लगेगी, सेम लगेगी। यंग मॉडुलस की वजह से चेंज इन लेंथ तो डिफरेंट आएगी लेकिन फोर्स सेम होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन आप अपनी तरतीब से नाम रखेंगे। 1 and 2 वी हैव बेटा ये वाली फिग बना लें ताकि मुझे रब करनी पड़ेगी ये फिगर। 1 मिनट में बना लें, ये जल्दी जल्दी ये नहीं बनाई हुई, फिर मैं रब करूं, चूंकि मैंने आगे ये न्यूमेरिकल वहां तक जाएगा तब भी जाके बड़ी मुश्किल साल होगा। लिखने के बाद ओके लिख दें मुझे। नेट का मसला है, देखें ना कितना बेहतरीन रिजल्ट है। ऐसा क्लास जिस तरह से चल रही है इसको ना दो। ओके थैंक यू बच्चे, थैंक यू। किसने जवाब दिया फौरन? सारे के जरिए एक ही बच्चे का जवाब है, सारों का है जी। आवाज ऊंचा करके चेक। अच्छा जी देखें जरा और से, अब कंपेयर कर लें दोनों तरफ, चूंकि फोर्स कॉपर पे भी वही लगी, फोर्स स्टील पे भी वही लगी, तो यहां से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 आप अपनी तरतीब से इक्वेशन नाम रख लेना। डेल ऑफ, बिकॉज फोर्स दोनों तरफ क्या लगी है, सेम लगी है। बस आज तक अच्छा जी आपने कंपेयर कर लिया इक्वेशन 1 and 2 बिकॉज फोर्स तो वही लगाई है आपने जो लगी कॉपर पे भी, जो लगी स्टील पे भी। बेटा यहां से काट ले एरिया को भी, चूंकि सेम है, लेंथ ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ स्टील सेम है, इसको भी काट दें। लिख दें कि सिंस लेंथ ऑफ कॉपर एंड लेंथ ऑफ स्टील आर सेम। मैं ये रब करने लगा हूं फिग वाला काम, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है यहां से। तो ये काट दिया, एरिया सेम था चूंकि डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम था, काट दिया। उसके बाद लेंथ दोनों की कॉपर की भी वही है जो स्टील की है, देख लें ये काट दिया मैंने। तो y ऑफ स्टील इज इनटू डेल ऑफ स्टील इज इक्वल टू y ऑफ कॉपर इनटू डेल ऑफ कॉपर। अब जरा गौर से देखें, अब इस इक्वेशन में दो अननोन है, कॉपर का की चेंज इन लेंथ भी और स्टील की चेंज इन लेंथ भी। टोटल चेंज तो हमारे पास है, टोटल चेंज, लेकिन कॉपर की कितनी है, स्टील कितनी है, हमारे पास मसला है। तो लिहाजा इसके लिए जरा लेट x इज द चेंज इन, ये लिखना साथ, इन लेंथ ऑफ कॉपर, देन हम x कर लेते हैं, लेट x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, देन हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू डेल ऑफ एल। ना फ्रेंड, अच्छा जी x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर। अगर कॉपर की लेंथ में चेंजिंग x है तो स्टील में कितनी होगी, देन चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील क्या हो जाएगी, टोटल कितनी है 0.003 मीटर माइनस x,
ये बात समझ आई है भाई कि अगर एक्स हो जाए किसकी चेंज, कापर की, तो स्टील की कितनी हो जाएगी, टोटल में से कापर वाली निकाल दें। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू डेल ऑफ कापर की जगह लिखते हैं और डेल ऑफ स्टील की जगह लिखते हैं 0.003 मीटर माइनस एक्स, ये लिखते हैं इस इक्वेशन में। इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह लें और इसको 4। पुटिंग 4 and 5 and 3, ये मैंने क्या किया पता बच्चों, दो अननोन थे, मैं एक अननोन बना दिया, एक सब इक्वेशन में लिखूंगा समझ आ जाएगा। एक्स बनाने के लिए मैंने क्या, कापर की लेंथ की चेंज जो है एक्स है, तो स्टील में चेंज क्या आ जाएगी, टोटल में से एक्स माइनस कर दें तो स्टील की आ जाएगी। तो बेटा आप पुट कर दें इसको क्वेश्चन 3 में, तो वाई ऑफ स्टील, डेल ऑफ स्टील क्या हो जाएगा 0.003 मीटर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई ऑफ कॉपर इनटू एक्स, डेल ऑफ कॉपर क्या एक्स है। अब ये इक्वेशन जो आपके सामने बनी, इस इक्वेशन में सिर्फ अननोन क्या बच गया आपके पास एक्स, तो एक्स निकालेंगे क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ कॉपर निकल आएगा, बस पुट करेंगे यहाँ पे क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ स्टील, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील निकल आएगा, मसला ही नहीं। तो बेटा पुट कर दें वाई ऑफ स्टील की जगह वैल्यू 2 into 10 raised to power 11 पास्कल into 0.003 मीटर minus x is equal to 1.2 into 10 raised to power 11 पास्कल into x। मैंने वाई ऑफ स्टील पुट कर दिया, वाई ऑफ कॉपर पुट कर दिया। आवाज चेक कर लेना जी बच्चों, कोई मसला समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा जी 10 रेज़ टू पावर 11, थोड़ा काटू इस तरह से कि बाद में भी आपको नजर आए कटा हुआ, 10 रेज़ टू पावर 11 ये भी कट गया और ये भी कट गया, पास्कल पास्कल साथ कट गया, तो ये बच गया 2 into 0.003 मीटर माइनस एक्स 1.2 into x। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा यहां से आगे कैलकुलेटर्स यूज करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 3 टू ये हो जाएगा 0.006 मीटर माइनस 2x इज इक्वल टू 1.2x। x को एक तरफ करके सारा कुछ करके यहां से x निकालेंगे जब आप, तो x निकलेगा आपके पास बेटा, दैट इज लेंथ ऑफ कॉपर है 0.00185 मीटर, यानी चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर निकलेगी। ये थोड़ा बिल्कुल आसान है, मसला कोई नहीं है, इसको इधर ले आए, इसको सब्ट्रैक्ट करके मुड़ के इधर ले जाके डिवाइड कर दें, बल्कि मैं कर दूं लेकिन ये करवाना जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.00185 मीटर, ये किसकी लेंथ निकली, चेंज कॉपर की। अब स्टील की लेंथ, चेंज इन लेंथ निकाल लें, स्टील की निकाल लें, तो स्टील के लिए हो जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील हो जाएगा 0.003 मीटर माइनस 0.0018, चूंकि टोटल में से कॉपर वाली माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टील की लेंथ इन स्टील 0.01125 मीटर। सो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर भी निकल आया, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील भी निकल आया। अब चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर की वैल्यू और स्टील की वैल्यू यहां पुट करें, स्ट्रेन इन कॉपर स्ट्रेन इन स्टील निकालें, ठीक हो गया। क्या मसला है, क्या करें, हाँ और पुत्रोस आप फर्स्ट ईयर पूरी पढ़ चुके हो, मेरे पास आंसर तुम्हारा मसला नहीं होता, हमारा मसला यहाँ पहुंचाना था, यहाँ से आगे चलें।
अच्छा दो के देखें इधर, स्ट्रेन इन कॉपर, डेल ऑफ कॉपर आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ कॉपर 1.5, स्ट्रेन इन स्टील नजर आ रहा है जी, हाँ ऐसे ही नजर आ रहा है, डेल ऑफ स्टील वो है डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्टील, निकल आया। अब आपने फोर्स निकालनी है, फोर्स के लिए कोई एक फार्मूला, इक्वेशन 1 पुट करें या इक्वेशन 2, फोर्स के लिए बाय ऑफ स्टील, डेल ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील। अब एरिया, एरिया के लिए आप सिलेंड्रिकल एरिया के लिए एरिया बच जाएगा आपके पास, तो वो पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर पुट कर दें, आर की जगह डायमीटर गिवन है, बाय डेल ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, या बाय स्टील, यानी जिस मर्जी पर, यानी फोर्स निकाल के लिए आपके पास दो फार्मूलाज हैं, जो मर्जी आप यूज कर लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कल एक बच्ची ने व्हाट्सएप पे मुझसे बहुत खूबसूरत सवाल किया, मैं चाहूंगा वो याद रिपीट करूं मैं, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा, बी है का मतलब क्या है, सारे नहीं है, सारे माशाल्लाह अच्छे हैं, शायद चंद एक सब अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी नजर में बच्चा वही होगा जो ओबीडियंट होगा, फॉलोअर होगा, काम करने वाला होगा, रिस्पेक्ट करने वाला होगा, फैज पाने वाला होगा, वगैरह वगैरह। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ये था कि जनाब जब सॉलिनॉइड में करंट फ्लो करवाते हैं तो वो भी मैग्नेट बन जाता है, तो उसको डाया पैरा या फेरो क्यों नहीं कहते, यानी उसका क्वेश्चन बच्ची का ये था कि डाया मैग्नेट यानी बहुत सारे कंडक्टर, क्वेश्चन ये था, इस न्यूमेरिकल हो गया बच्चों, क्वेश्चन ये था, उधर कर दे थोड़ा सा, इधर कर दे, नजर आ रहा है, बस क्वेश्चन ये था, नहीं इधर सिर्फ कर देता हूं, क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर है डायामैग्नेटिक, अब हमने पढ़ा है डायामैग्नेटिक में इनसाइड द एटम जो बल के बने तो उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्वेश्चन ये था कि डायामैग्नेटिक जो कंडक्टर होते हैं, जब हम करंट फ्लो करवाएं तो उनके गिर्द क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी डायामैग्नेटिक भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। बच्ची का क्वेश्चन बेटा, जो डाया फेरो पैरा की हमने बात की है, वो बात हमने माइक्रो लेवल पे की है कि जनाब एटम की कंट्रीब्यूशन क्या है, और अगर एटम की मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑर्बिटल और स्पिन मोशन, वो मैग्नेटिक फील्ड आप हर वक्त मौजूद रहेगी, आप बेशक वोल्टेज अप्लाई ना करें। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करवाने की वजह से जो मैग्नेट बनता है, वो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, वो मटेरियल की एटम की वजह से नहीं है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, और वो मोशन करंट की वजह से बाय अप्लाइंग वोल्टेज पैदा होगी, लिहाजा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। इसका मतलब डायामैग्नेटिक भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकते हैं, फेरो भी हो सकते हैं, पैरा भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हर वो मैग्नेट है जिसमें करंट फ्लो करवाएं बाय अप्लाइंग वोल्टेज, जबकि जो आपके पास फेरो या डाया है या पैरा है, ये आप करंट के बगैर देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एटम्स। तो ये था बेटा, पूछा करें क्वेश्चन, जहां पे सेकेंडरी फिजिक्स इतनी सिंपल नहीं है, बहुत डेप्थ है इसमें, पूछा करें क्वेश्चन जहां पर भी किसी बच्चे के लिए कोई कंफ्यूजन हो। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल होता हूँ बच्चा, बिल्कुल भी तंग नहीं होगा, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे मुझे खुशी होगी कि चले इस दूरियों की बेस दौर में भी हमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं आपको सिखाने में, तो लिहाजा क्वेश्चन पूछा करें ताकि मेरे लिए कुछ सेटिस्फेक्शन हो आपको सिखाने में, सिखाते हुए। जब लाइव थे तो बात और थी, अब ज़ाहिर है इन चीजों को फॉलो करना। दूसरी बात बेटा, चूंकि आपके इदारे खोलने को, हुकूमत खोलने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, मसलन इन्होंने हर यानी डेट आने से पहले 1.5 महीने आगे छुट्टियां कर देते हैं। मसलन 5 मई को ऐलान हुआ जनाब के 1 जून के बजाय 15 जुलाई, आज ऐलान, कल ऐलान हो गया 15 जुलाई के बजाय 1 सितंबर, और 22 अगस्त को बैठ के फैसला करेंगे 1 सितंबर खोलना या नहीं। मुझे लगता है 22 अगस्त को ये फैसला करेंगे जनाब के 1 सितंबर के बजाय 15 अक्टूबर,
और जनाब अक्टूबर में फैसला करेंगे जनाब ये, तो ये सिलसिला चल पड़ेगा और लिहाजा आप लोग अब ऑनलाइन